बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस साइड फैसल शमीम और आज हमारा सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अब तक के जो सेशन किए हैं विदाउट फेस कैम थे। आज का सेशन मैं फेस कैम के साथ लगा रहा हूँ और उसके पीछे की रीजन ये है कि मैं बैठा हूँ इस हेड ऑफिस के अंदर और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन फेस कैम के साथ होना चाहिए। सीट आपकी सीट पे बैठ के बड़ा मजा आ रहा है और इस सीट पे बैठ के हम आज का सेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे पिछले सेशन में पिछली तमाम ट्रेनिंग के अंदर आपको चीजें सीखने को मिली, मैं एक बार चीजों को रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सिखाया प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से पहले सॉरी आपको वर्किंग मॉड्यूल सिखाया। वर्किंग मॉड्यूल में आपको बताया कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से स्टार्टअप लेना है। सबसे पहले आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है। देन आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई कि जो पर्सन आपके पास आएंगे डिटेल्स के लिए कि डिटेल बताएं, वो तमाम डिटेल्स की आपको सारी चीजें बताई गई कि आपने उनको कैसे कैसे बताना है, कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट करना है। वो अली सर ने आपको सारा लिखवाया होगा। देन मैंने बताया कि जब पर्सन डे वन देख चुका होगा उसके बाद पर्सन के साथ फॉलो किस तरह से करना है, कॉल पे लेना है, क्या क्या बातें करनी है, उनको क्या क्या बताना है। वो सारी की सारी बातें, तो वो सारी की सारी चीजें मैंने फॉलो के सेशन में सिखाई है। उसके बाद क्लोजिंग का सेशन का रवि सर ने दिया। अनफॉर्चुनेटली उस तरह बड़ा और जबरदस्त सेशन नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत थी पर्सनल, जिस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो सकता। बट इंशाल्लाह ताला ये क्लोजिंग का सेशन हम दोबारा से भी लगाएंगे और जिन लोगों का मिस हो चुका है, जिन लोगों के से वो नहीं हो सका सही तरीके से अटेंड, उसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आज का सेशन बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है कि जिस वक्त आप लोग काम करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे आपको बहुत से ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलेंगे और ये आपको होना है, ये लाजमी होना है, क्योंकि जितने भी अवाम है ना, हमारी अवाम ज्यादातर तो जाहिल है। 70% अवाम भाई हमारी जाहिल है। ठीक है। ज्यादातर जो लोग हैं वो जाहिल होंगे, कुछ चैन होंगे जो ऑब्जेक्शंस रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्शंस में और जहालत में बड़ा फर्क होता है। लोग आपसे ऑब्जेक्शंस करेंगे। ऑब्जेक्शन वो होता है कि यार उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा या उनके ज़हन में कोई डाउट है। आपका काम है उसको आंसर करना, उसको क्लियर करना। लेकिन जो गधा होगा वो अपने मौक़िफ़ पे, अपने बात पे हमेशा कायम रखेगा कि अगर ये ऐसे है ना, आप उसको जितना मर्ज़ी समझा लो, वो उसकी चीज़ वैसे ही रहेगी, वो सीधी नहीं होगी। तो वो लोग होते हैं गधे। तो गधों के ऊपर आपने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपका वक़्त बहुत कीमती है। उन गधों के ऊपर टाइम ज़ाया बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपको पहचान कैसे होगी कि कौन-सा इंसान सही है और कौन-सा इंसान गधा है, वो मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। कॉपी पेंसिल रेडी करें, आज भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी नई, तो जल्दी-जल्दी से अपने कॉपी पेंसिल पकड़ें और इंशाअल्लाह ताला आपके ऑब्जेक्शन जो आपको फेस करने पड़ते हैं, आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स भी मैं ज़रूर दूँगा। कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आपको फेस करने के लिए मिलता है कि काम क्या करना होगा। लाइक जब भी पर्सन आपके पास आता है, कोई भी पर्सन नया जॉइन होने के लिए आता है, वो सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन करता है, मुझे काम क्या करना है यहाँ पर? ये क्वेश्चन आपको लाज़मी फेस करने को मिलेगा। तो उसके ऊपर आपने पर्सन को किस तरह से डिटेल देनी है, उसकी थोड़ी-सी चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। उस बात पर आपने क्या कहना है कि आपको पता है इंटरनेट ऑनलाइन पे कितने ज़्यादा लोग स्कैम्स कर रहे हैं और स्कैम्स की बेशुमार है। लेकिन आपको पता है जो रियल बिज़नेस होता है वो ई-कॉमर्स का होता है और ई-कॉमर्स बिज़नेस हमेशा प्रोडक्ट बेस पर होता है और प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ के ऊपर होता है। ई-कॉमर्स होता है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करना। लेकिन उसको सेल करने के कई तरीके होते हैं, वो तमाम तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। लाइक आम एग्जांपल्स के तौर पर समझाते हैं, एक दुकान है, एक मार्केट है, उसकी दुकान खरीदी, उसमें माल लगाया और उनको बेचा। ये एक कॉमन प्रोसेस जो हर इंसान कर रहा है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस कौन-सा होता है? ऑनलाइन का। ई-कॉमर्स बेसिकली बोलते हैं एक ऑनलाइन दुकान को। वहाँ पर भी आप एक दुकान खोलते हैं, दुकान में कुछ बेचते हैं। ऑनलाइन चीज़ें बेचने के प्रोसेस को ई-कॉमर्स बोला जाता है। बट जैसे आपको फिजिकल काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह आपको ऑनलाइन काम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन अपना ऑफ़िस खोलना और ऑनलाइन अपनी दुकान खोलना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको ज़रूरत तो पड़ेगी वहाँ पर दुकान खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट की। बट दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? आपको मैं फ़र्क ज़रा तरीके से डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली ऑनलाइन चीज़ें दुकान 2 तरह से खोली जा सकती है। एक किसी ऐसी जगह पर खोली जा सकती है जहाँ पर पब्लिक पहले से मौजूद है। किसी ऐसी पब्लिक पहले से मौजूद है। लाइक कि आप किसी ऐसे बाज़ार में दुकान खोलें जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश रहता है, तो ऑब्वियसली उस दुकान का किराया भी ज़्यादा होगा और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जब हमारे पास ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक अमेज़न हो गया, वॉलमार्ट, ईबे, ये जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर पब्लिक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद है। वहाँ पर जस्ट आपने दुकान खोलनी है और अपना माल बेचना है।
लेकिन वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप बेच क्या रहे हैं, वो कहाँ से आएगा माल, कहाँ से शिप होगा, कहाँ जाएगा, वो एक बहुत बड़ी हेडेक होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है इस सारी सिचुएशन के अंदर, वो ये है कि दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन करें, वो ठीक-ठाक अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे और मंथली किराया अलग से लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लाज़मी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो डिटेल होगी आपको समझाने के लिए। आपने क्या समझाना है वो बताता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी ई-कॉमर्स करें, कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन, उसमें मोस्टली तो फ्रॉड होते हैं और जो रियल काम होता है, वो हमेशा ई-कॉमर्स का ही होता है, वो कुछ बेचने का होता है। लाइक आपको भी कुछ बेचना है, लेकिन आप जानते हैं ई-कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा काम भी ज़रूर हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट के बगैर भी हम पैसा कमा सकते हैं, वो होता है सर्विस प्रोवाइडिंग का। आपको हमारी सर्विस को प्रोवाइड करना है। मार्केटिंग करना क्या होता है? कि आपको किसी इंसान को बताना कि यार हम ये बेच रहे हैं, आपने मार्केट करना, आपको मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग की होती है स्ट्रैटेजी, आप डिजिटल नहीं मार्केटिंग, आप नहीं एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, मार्केटिंग की हाँ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ मैं होती है, भेज पहले इसको बंद कर लें। मैं भेज ओके, मैं बात कर रहा था मार्केटिंग की। अब आपको जैसे पता है कि मार्केटिंग कई तरह की होती है, आपको सर्विस को प्रोवाइड करना है। अगर इसको थोड़ा-सा डिटेल में लेकर जाएँ तो इस तरह से बात कर सकते हैं कि आपको पता है जो ई-कॉमर्स है, वो या तो प्राइवेट लेबल होती है या होलसेल होती है। प्राइवेट लेबल होता है खुद की मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल होता है कि पीछे से उठा के आगे बेचना, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं ऑनलाइन में। तीसरी चीज़ होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होती है कि जिसमें आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, पीछे से सस्ती खरीदते हैं और आगे महँगी बेच देते हैं, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। इसके अंदर एक और टाइप होती है, वो होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग। जो टाइप एफ़िलिएट मार्केटिंग की होती है ना, वो एक्चुअल टाइप होती है। क्यों? क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग में ना तो आपको प्रोडक्ट्स खरीदनी है पीछे से, ना तो आपको प्रोडक्ट्स रखनी है, ना आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, ये फेशियल स्क्रब है, ये फेशियल स्क्रब है, ठीक है? ये प्रोडक्ट मेरे पास इस वक़्त पड़ी हुई है। अब मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग किस तरह से काम करेगी कि मैंने इस प्रोडक्ट को बाहर बेचना है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है। ये प्रोडक्ट मेरी नहीं है, ये कंपनी ने मुझे दी, कंपनी कहती है ये प्रोडक्ट मैं आपको दूँगी, आप इसको बाहर बेचें। मैं इसकी मार्केटिंग करूँगा। जब भी कोई पर्सन मेरे पास आएगा कि हाँ, मुझे ये खरीदना है, तो मैं कंपनी को बताऊँगा कि हाँ, ये एक पर्सन आया इसको खरीदने के लिए। तो कैसे पता लगेगा कंपनी को कि ये मेरे रेफरेंस से आया, तो वो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू इसको खरीदेगा और मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा। ये होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग। ये डिटेल में समझा रहा हूँ मैं चीज़ों को आपको, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है? ये होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग, कोई भी पर्सन मेरे रेफरेंस के थ्रू इसको खरीद रहा है, वो मेरी वजह से खरीद रहा है क्योंकि मैंने इसकी मार्केटिंग की थी। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हलाल होती हैं और प्रॉपर्ली मेहनत वाला काम होता है, कोई फ्रॉड या स्कैम वाला काम नहीं होता। बाकी जो इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डिटेल्स पर्सन को डे 1 के बाद बता सकते हैं। लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर आपको ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। काम के ऊपर आपने सिर्फ सिंपल सी बात करनी है, आपको पता है ई-कॉमर्स का काम होता है और ये ई-कॉमर्स का काम आपको जो डिटेल में समझाया जाएगा, वो सेशन में समझाया जाएगा। तो पर्सन को कोशिश करनी है सेशन की तरफ लेकर आओ। उसको वहाँ पर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा, आप उसके बाद उसको क्लैरिटीज़ दे सकते हैं। वापस आ गए। ओके। सो उसके बाद जो आपको कॉमन क्वेश्चन फेस करने के लिए मिलता है वो ये है कि बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन फेस करने को मिलता है वो ये होता है कि लाइक बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है ये। उसको क्वेश्चन को आपने किस तरह से फेस करना है। रेडी है? अच्छा, जब कोई इंसान आपको बोले कि बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, आपने कहना है कि बंदे जोड़ने का काम कौन-सा होता है ज़रा मुझे भी बताना। तो आपको बोलेगा कि जहाँ पर आप लोगों को ऐड करते हैं। आप कहोगे फिर क्या होता है? उसे पूछना फिर क्या होता है? उसको जो पता है वो लोगों से सुन-सुन के पता है। वो कहेगा जी आप पैसे देते हैं, जॉइन करते हैं, फिर आपको पैसे मिलते हैं ये वो। आपके हम तो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमारी तो प्रोडक्ट्स हैं अपनी, तो बंदे जोड़ने का काम कैसे हो सकता है ये? उसके बाद आपने कहा ना आपको तो सिर्फ़ ये पता है बंदे जोड़ने का काम होता है, असल काम पता है क्या होता है? मुझे कोई ऐसी जगह बताएँ जहाँ पे बंदे काम नहीं कर रहे। आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? काम करने के लिए आए हैं ना, आप इंसान नहीं हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे काम दूँगा, अगर मैं आपको यहाँ काम दूँगा मैं तो बंदे जोड़ूँगा, लेकिन बंदे जोड़ने तो मैंने है ही नहीं, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्वेश्चन है ना, आप यहाँ आए हैं काम लेने के लिए। तो अगर किसी को काम देना, बंदे जोड़ने का काम होता है, तो भाई आपको सैल्यूट करने को दिल करता है, क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है। मुझे बताएँ कोई महकमा बता दें जहाँ पे बंदे काम ना कर रहे हों, कोई अदारा बता दें जहाँ बंदे काम नहीं कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही, जिन काम कर रहे हैं, भूत कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? इंसान काम कर रहा है ना।
तो जब आप किसी के पास काम लेने आ रहे हो और कोई इंसान आपको काम दे रहा है तो आप बंदा नहीं हो। अली सर भी हमारे साथ मौजूद है। अली सर इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें जरा आगे। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था इस ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई एक अकेला कोई ऐसा बंदा बता दे जो अकेला कोई भी स्कूल चला सके, कोई भी वो एकेडमी चला सके, कोई वो अपना हॉस्पिटल चला सके, कोई भी ऐसा कोई वो बिजनेस करना चाहे और वो अकेले उसको रन कर सके। डेफिनेटली अकेले पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए उसको स्टाफ चाहिए, उसके लिए उसको लोग चाहिए और वो उनको हायर करेगा, चेन बनाएगा या टीम बनाएगा, ये जो भी करेगा अकेले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली अकेले पॉसिबल नहीं है, तो पैसा कैसे कमाएगा या ये सब कुछ करेगा कैसे अगर उसमें ये सारा कुछ करना है। ये सारा कुछ करने के लिए तो उसको टीम बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो ये चीजें समझाना बड़ा जरूरी है और काफी सारे पर्सन कहते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और ये काम नहीं होता। तो आप अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले पहले ही कह दो कि ये काम बड़ा मुश्किल है, तो आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हो। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कर रहा हूँ, आप अपने पर्सन से कर सकते हो। आपने उसको कहना है कि सीखे बगैर मुझे बताएं कौन सा काम होता है। अगर आप किसी काम को सीखेंगे नहीं और खुद से उसको करने की कोशिश करेंगे, वो तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा। ऐसा है ना, बचपन में बोलना सीखा था, एकदम से तो नहीं सीख लिया था, थोड़ा थोड़ा करके सीखा ना। सीखा, थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है हर चीज को करने में, तो हर काम को सीखने में वक्त लगता है। आपको एकदम से कोई भी चीज आ नहीं जाती, तो हर काम को सिखाने का तरीका होता है और यहाँ पर आपको उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने किस तरह से काम करना है। हर काम का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक और चीज इसमें आती है कि बोलते हैं कि यार चेन सिस्टम है। ठीक है, उसके ऊपर आप बोले कि दुनिया का कोई ऐसा अदारा बता दे जहां पे चेन नहीं है। कोई अदारा बता दे। मैं अगर सुगेस में जॉब करता हूँ, मेरे डाउन में एक लेबर काम कर रहा है, डेफिनेटली नीचे मजदूर काम करता है। ठीक है, उसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। मेरे ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है जिसको मैंने इन्फॉर्म करना है, उसके ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है जिसको उसने इन्फॉर्म करना है, उसके ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है जिसको उसने इन्फॉर्म करना है, और उसके ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है जिसको उसने। एक सीनियर है, एक इंजीनियर है, एक डिप्टी चीफ है, एक जीएम है, एक एसडीएम है, एक एमडी है। भाई हर बंदे के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है उसको जलील करने के लिए। तो ये चेन नहीं है, एक काम तो नीचे मजदूर कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ पर भी तो यही है ना कि आज जो इंसान काम कर रहा है उसको, क्योंकि ऊपर वाला उसके ऊपर बैठा है, उसको सिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला, उसको लेकर चलने वाला, जो आपका सीनियर होता है वो आपका मेंटोर होता है। तो जब आप मेहनत करें तो आपके मेहनत की जो आउटपुट होती है वो रिजल्ट आपके सीनियर का भी होता है, खाली आपका नहीं होता। जब आप किसी अदारे में काम करते हो तो आपकी मेहनत होती है, आपका सीनियर जा कहता है ये देखे मैंने ये काम करवा लिया है, उसके ऊपर वाला जा कहता है ये देखे मैंने ये काम करवा लिया है, उसके ऊपर वाला कहता है ये देखे मैंने ये काम करवा लिया है। ऊपर वाले सारे डाकिए हैं, सारे पोस्टमैन हैं, काम नीचे वाला ही कर रहा होता है। बाकी सारों ने उस पोस्ट को ऊपर पहुंचाना होता है, सिर्फ उसकी रिपोर्ट को। तो सारी जगह काम ऐसे ही चलता है। अगर आप इस हकीकत को नहीं समझ सकते तो मेरे भाई आपका माइंड बहुत छोटा है। अपने माइंड को पहले अपग्रेड करें। और एक और बात याद रखिएगा, छोटी छोटी कहते हैं कि ना मीठी मीठी करना बहुत जरूरी है। मीठी मीठी लाजमी करते रहिएगा। जब कोई इंसान ऑब्जेक्शंस बड़े रखे आपके सामने, लाइक बहुत ज्यादा अकड़ने की कोशिश करे और बहुत ज्यादा खुद को फन्ने का समझे, तो उसकी मीठी मीठी करनी है और वो लाजमी करनी है, वो बहुत जरूरी होती है करनी। क्योंकि अगला इंसान खुद को समझता पता नहीं मैं कितना बड़ा कोई हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस वो जितना बड़ा भी इंसान है ना, उसकी औकात का इसी से पता चल रहा है कि भाई वो काम लेने आया है आपसे। आप उसको काम दे रहे हैं, आप एक इंटरव्यूअर है, आपने उसको काम देना है, उसने काम लेना है। तो उसका अकड़ना नहीं बनता, आपका अकड़ना बनता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो आपके सामने अकड़े, थोड़ा सा फन्ने का बने, वो गधा है। टाइम वेस्ट नहीं करना, दो सुनाओ और भगा दो, सिंपल। आप लोग डर रहे होते हैं, मिलते कर रहे होते हैं पर्सस की, और जो सिचुएशंस आप लोगों के साथ चल रही होती है, मुझे काफी आपकी सिचुएशन सुन के कभी भी अच्छा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को रोजगार दे रहा हूँ तो वहां पे मुझे उसकी मेहनत करनी चाहिए, मुझे उसका तरला करना चाहिए। आप लोगों को स्किल्स होने चाहिए, आप लोगों को अपना माइंड यूज करना है। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और समझदार को एग्जांपल ये समझ आ गई ना, इंशाल्लाह वो जिंदगी में कामयाब होगा। एक इंसान जो कि मजदूरी कर रहा है, ठीक है, आप इसको हार्ड वर्किंग की एग्जांपल दे सकते हैं, और एक वो इंसान जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसको आप बिजनेसमैन कह सकते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा होता है। अब एक हार्ड वर्किंग वाला है और एक स्मार्ट वर्क वाला है। अब आप लोग देख लो कि आपने स्मार्ट वर्क करना है या आपने हार्ड वर्क करना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं करना, ना कुछ कहना है।
ये सिंपल सी एक एग्जांपल। डेफिनेटली आप लोग माइंड यूज क्यों नहीं करते अपना? अगर वो माइंड मैं यूज कर सकता हूँ, फैसल सर यूज कर सकते हैं ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास भी वही माइंड है, आप लोग क्यों नहीं करते वो माइंड यूज? अपना माइंड यूज करेंगे ना, आपके माइंड ये सारी चीजें आपको बताएगा। आप बचपन से ही लोगों को इनवाइट करते आए हैं, नहीं किया आप लोगों ने किसी को पार्टी के लिए इनवाइट किया, किसी को शादी के लिए इनवाइट किया, किसी को मैच के लिए इनवाइट किया, किसी को काफी सारे कामों के लिए इनवाइट किया। बचपन से आप ये काम करते आ रहे हैं, और अभी आपके लिए ये काम मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? आप लोग क्या इतने बड़े ड्रीम्स लेके इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं? ये आप लोगों की गलत फहमी है। अगर आप लोगों का ड्रीम्स इतने बड़े हैं ना, तो आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे डिमोटिवेशन हो रही है या ये काम मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ बहुत इजी है मेरे लिए। दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे बैठा। ठीक बिल्कुल। है। और ये चीज आप सोच लें कि जो काम आप कर रहे हैं ना, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप लोगों को पैसा दे रहे हैं। हर इंसान को पैसा चाहिए। देखें, जो चीज आप दे रहे हैं ना, जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं, वो पैसा है। और पैसा हर इंसान को चाहिए। हर इंसान को पैसा चाहिए और आप उसको वो दे रहे हैं, तो मुझे बताएं, उसका करना बनता है या आपका करना बनता है? अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना है, तरला नहीं मारना किसी का। ना है तो जाओ भाई, अपना काम करो, हमारे पास बहुत है। अपनी वैल्यू रखनी है उसके सामने। और वैल्यू किस तरह से रखनी? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा अपना, फिर देखना पड़ेगा कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ या नहीं। जब वो बंदा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो प्रोस्पेक्टिंग में, तो आपको कहना है भाई मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें गाइड कर सकता हूँ, बाकी सारी चीजें आपको सेशन में मिलेंगी। अगर मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं आपको सारी बातें कॉल के ऊपर गाइड करता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनको मुझे गाइड करना है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी हो रही है, यकीनन आपका वक्त भी बहुत कीमती होगा। तो दैट्स वाई ये चीजें आपको सारी सेशन में मिल जाएगी, तो आप वो अटेंड करेंगे फिर, और बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अपनी वैल्यू बरकरार रखनी है, किसी के सामने गिरना नहीं है कभी। इस बात को याद रखिएगा, अपनी वैल्यू बरकरार रखनी है आपने। आप कुछ दे रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे पर्सन किसी भी लेवल पर है, कोई आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करे, कुछ भी है, अपनी वैल्यू पहले है। वो ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा डजंट मैटर, हजारों लोग हैं भाई, हमें जरूरत नहीं है आपकी। जो गधा है उसको उठाओ और लात मार के बाहर फेंको, सिंपल। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्शन आपको फेस करना पड़ता है वो है इन्वेस्टमेंट का, कि जब भी पर्सन कोई आपको प्रोस्पेक्ट मिलता है, वो आपसे पूछता है यार इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पर, वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको गुमराह करने के बजाय, झूठ बोलने के बजाय, एक सिंपल सा आंसर करो कि यार मुझे बताओ, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा काम है जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है? कोई ऐसा काम है जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती? वो कहेगा मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो। तो आपने उसको सिंपल सी बात करनी है, देखिए मेरी बात सुने। आप किसी के पास जॉब लेने आए, काम लेने आए ना, जॉब चाहिए आपको, तो जॉब की रिक्वायरमेंट है आपके पास एक मास्टर की मार्केटिंग डिग्री होनी चाहिए। है आपके पास? सिंपल। हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब की कि आपके पास मार्केटिंग की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। है आपके पास? नहीं है ना? अगर नहीं है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए। बट डोंट वरी, हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें एक गरीब से गरीब इंसान भी इसको सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है और इस सिस्टम से खुद को ग्रो कर सकता है स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास सिस्टम मौजूद है, बट वो हर इंसान के लिए नहीं। ये पॉइंट आपने लाजमी साफ रखना है कि ये हर इंसान के लिए नहीं है। ये उसके लिए जो वाकई इसको डिजर्व करता है। और वो पता कैसे चलेगा? वो आपको सेशन में पता चलेगा कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। और मैं ये बातें तमाम सेशंस के अंदर जब आऊंगा, मैं ये बात बोलूंगा कि हमें जिन लोगों की जरूरत है उनमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट अगर आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं या आप में है, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो मैं थोड़ी सी हाइट रखूंगा सेशन में इस बात की, ठीक है? तो आप ये चीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि दुनिया का कोई ऐसा काम बता दे भाई जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बता दे। मांगने के अलावा हर काम में इन्वेस्टमेंट है। अगर अगर आपको मांगने का शौक है तो आप गलत जगह पर आए। आपको किसी दरबार पे बैठना चाहिए, किसी अड्डे पे बैठना चाहिए, कोई चौक में बैठना चाहिए, कोई सिग्नल में बैठना चाहिए, आप गलत जगह आ गए। यहाँ पे इज्जतदार लोग काम करते हैं, मांगने वाले नहीं। ठीक है? आराम से अगले बंदे को वो कहेगा हाँ ठीक है चलो मैं थोड़ा बहुत कर भी दूंगा, वहां पे बंदे को पता लग जाता है यार वो इन्वेस्टमेंट तो करेगा। देखो, अगर एक बंदा पूछ रहा है ना आपसे इन्वेस्टमेंट, इसको ही नहीं बोलना नहीं नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे शॉपिंग है। वो कहते हैं ना कि हम छुपाते हैं कि हमने तो कहा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे तो शॉपिंग है। झूठ नहीं बोलना, किसी को गुमराह नहीं करना। पूछो उससे कि यार दुनिया को कोई ऐसा काम है जो इन्वेस्टमेंट नहीं है? कोई एक है तो बता दो। आप उसको फिर एक सिंपल सी बात करो। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया तिजारत का। तिजारत होता है एक हाथ देना एक हाथ लेना। तिजारत होता है एक इंसान की जरूरत और दूसरे की इन्वेस्टमेंट। एक इंसान कुछ दे रहा है, वो दूसरे की जरूरत है।
मैंने कपड़े पहने, मैंने किसी से खरीदे, इसको बेचा, उसने पैसा कमाया, मैंने लिया क्योंकि मेरी जरूरत थी। अब जब तक कोई इंसान कुछ बेचेगा ही नहीं, कोई इंसान कुछ कमाएगा भी नहीं। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए हैं ना। तो जब तक कोई इंसान आपसे खरीदेगा नहीं, आप पैसा भी नहीं कमा सकते। ऐसा है या नहीं? जब तक कोई इंसान खरीदेगा ही नहीं, आप कमा भी नहीं सकते। जैसे आप पैसा नहीं लगाना चाहते, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो अगर कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं तो आप पैसे कैसे कमाओगे? आप यहाँ पे क्या लेने आए? डेफिनेटली आप करोगे तो कोई कमाएगा, और जब आपसे कोई खरीदेगा तो आप कमाओगे। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये बिजनेस है। और अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह जलीलो ख्वार होंगे। ये बात लाजमी बोलिएगा, मीठी मीठी करना जरूरी है अगले बिल्कुल, साल। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो आपको पता है तिजारत है, बिजनेस ही है, ठीक है। इस्लाम ने तो कभी जॉब का है ही नहीं, और इस्लाम में हमेशा से तिजारत का ही है, बिजनेस का ही है, ठीक है। और तिजारत या बिजनेस क्या है, सबसे मेन चीज समझ लें। काफी सारे पर्सन हैं जो कि गलत जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बिजनेस का नाम दिया जा रहा है। इसको मैं जरूर आप लोगों को आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखें, तिजारत वो लोग कर रहे हैं, या बिजनेस हम उसको कह सकते हैं। कोई अगर कहे कि मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो कपड़े का लेन देन कर रहा है, ठीक है। कोई अगर पर्सन कहता है कि मैं हलवाई हूँ, मैं मिठाई का बिजनेस कर रहा हूँ, वो मिठाई बनाता है और उसको सेल करता है। कोई अगर दूध दही का बिजनेस कर रहा है, कोई किसी भी किस्म का जिसमें लेन देन हो चीजों का। अब हमारी एग्जाम्पल ले ले, हम लोग यहाँ पे पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, उससे पैसे लेते हैं, तो उसके बदले में उसको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं जो कि तिजारत है, जो कि हलाल है, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन जो ट्रेडिंग के नाम पे ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, या उन कंपनीज में है जो सिर्फ एक वेबसाइट्स है, वहां पे ना प्रोडक्ट है ना कोई और चीज है, ठीक है, और वहां पे ज्वाइनिंग्स करवाते हैं। अब वो क्या है, आपके पैसे से उस पर्सन जो उसका क्लाइंट है या उसके सीनियर है, सबको प्रॉफिट गया, ठीक है। उस कंपनी को भी उसी में से प्रॉफिट जाएगा जो वो पैसा गया। बदले में जो पर्सन ज्वाइन हुआ उसको कुछ ना मिला, ठीक है। ये क्या है? ये है रोटेशन ऑफ मनी। ये क्या है? ये है रोटेशन ऑफ मनी। और कुरान में, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। कैसे हराम है? मैं कहता हूँ दलील लाओ। मैं दलील देता हूँ हलाल कैसे है, ठीक है, क्योंकि तिजारत है ये। अभी मैंने आपको बताया ना, तिजारत की दलील आप ले ले कुरान से। और दूसरा, ये जो ऐसी कंपनीज आर बाय, ठीक है, ये जो कंपनीज चल रही हैं ट्रेडिंग के नाम पे, या जिनका मेटाफोर्स फोर्सेस ईबीएल वगैरह, जिनकी प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी, स्पेशली जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज में तो काम करना ही गलत है। पैसा ही हराम है, क्योंकि रोटेशन ऑफ मनी है। और पैसे में जो बिजनेस करता है, अब सूद की जो एग्जांपल है, आप लोग कुरान में तर्जुमा पढ़ो, ठीक है। आप लोग तर्जुमा पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा किसी मुफ्ती के पास जाओ। आप लोग खुद से पढ़ो, अपनी आंखें खोल के पढ़ो कि कुरान क्या कहता है। वहां पे सूद की डेफिनेशन पढ़ो। पैसे का लेन देन है, पैसा दिया और बदले में प्रॉफिट आया, और कोई चीज नहीं है। वो सूद है और वो मुसलमान पे हराम है। और ये कंपनीज क्या कर रही है? वही कर रही है, डेफिनेटली। और आपको ये चीज का ऑब्जेक्शन लाजमी फेस करना पड़ता है कि ठीक ये है। आप नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। तो बिल्कुल। इस चीज को आपको क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग उन कंडीशंस में हराम है जब रोटेशन ऑफ मनी होगा। जब आप कुछ बेच नहीं रहे हो, आप कुछ ले नहीं रहे हो, आप ज्वाइनिंग फीसिस लेते जा रहे हो और ज्वाइनिंग फीसिस से कमीशन देते जा रहे हो। आपके पास कुछ नहीं है, आप कहते हो जी हम अपने कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, आप यू आर सेलिंग योर कोर्स, बट आप कोर्स बेच के नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, यू आर नॉट एथिकल। किस कंडीशन में आप हलाल करते हैं? वो होती है डायरेक्ट सेल की। डायरेक्ट सेलिंग इज एन हलाल प्रोसेस, एफिलिएट मार्केटिंग इज एन हलाल प्रोसेस। ये दोनों के दोनों प्रोसेस हलाल है। आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट सेल करें, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, आप प्रोडक्ट सेलिंग करें। आपके पास ऑर्डर आ रहा है, कंपनी को बताएं, कंपनी खुद ही आपका ऑर्डर पकड़ेगी, उस बंदे को डिलीवर कर देगा, मिशन कर देगी, डेट सेल। आप प्रोडक्ट सेलिंग करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग करें ही ना। लेकिन अगर आपके रेफरेंस के थ्रू अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है, आपके रेफरेंस के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट बिक रही है, तो कंपनी उसको आपको कमीशन दे रही है। ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेल पर जो हम कर रहे हैं। हलाल किन कंडीशंस में है कि भाई अगर कोई इंसान आपको आपके डाउनलाइन से जो पैसिव इनकम आ रही है, वो क्यों हलाल है? वो इस वजह से हलाल है क्योंकि कंपनी आपको इसलिए कमीशन दे रही है कि उसको फायदा आपकी वजह से हो रहा है। कंपनी आपको
इसलिए कमीशन दे रही है कि उसको आपकी वजह से फायदा हो रहा है, क्योंकि आप उस बंदे को लेकर आए हैं, उस बंदे ने कंपनी को फायदा दिया, तो कंपनी इतनी खुदगर्ज नहीं है कि आपकी वजह से अगर कंपनी को फायदा हो रहा है तो वो सारा का सारा फायदा खुद रखे, वो आपको भी फायदा देगी। जैसे आप किसी बंदे को, मैं एक अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ, हजारों ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको कहेंगे यार हमें भी लगवा दो। डेफिनेटली ऐसा होता है, यार मेरे बच्चे को भी लगवा दो, फलाने बच्चे को भी लगवा दो, यार मुझे भी लगवा दो वहां पर। करते हैं कि नहीं करते? अब आप मेरे रेफरेंस से मेरे ऑफिस में जॉब करने लग जाते हो, मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो, अब आपकी वजह से मेरे ऑफिस में फायदा हो रहा है, आप मेरे ऑफिस वालों को सेल दे रहे हो, आपकी वजह से मेरे ऑफिस वाले पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे ऑफिस वाले मुझे क्या देंगे? कुछ भी नहीं। हालांकि उसको फायदा मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको मैं लेकर आया हूँ। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर फायदा हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, वो कहेगा कि कंपनी मुझे कहती है कि भाई अगर आपकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है ना, तो आपका राइट बनता है कि मैं इसमें से आपको भी कमीशन दूं। तो वो कमीशन हलाल होता है, हराम नहीं होता, क्योंकि आपकी वजह से हुआ है। आप डीलर हैं, आप वो इंसान है जो इधर की काम उधर कर रहे हैं, आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सेंटर का पर्सन होता है जिसकी वजह से किसी को फायदा होता है, वो अपना कमीशन ले सकता है। जो फूड पांडा है, वो फूड पांडा दूसरों से ऑर्डर लेकर लोगों के घरों में डिलीवर कर रहा है, ऑर्डर लेकर डिलीवर कर रहा है, तो भाई वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। उस फूड पांडा की वजह से, क्योंकि रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिलता है, तो वो उसका 10% कमीशन लेता है ऑर्डर वाला। क्यों? क्योंकि फूड पांडा की वजह से उनको पैसा मिला, फूड पांडा की वजह से उनको काम मिला, तो वो डेफिनेटली हलाल तरीके से अपना कमीशन लेता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कंपनी में आपकी वजह से कि उस कंपनी को फायदा हो रहा है ना, तो कंपनी उसका बेनिफिट आपको भी देगी, कंपनी आपको भी कमीशन देगी उन पैसों का। बात समझ में आई है कि नहीं? यहां तक? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब आपको बात करते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में, कि जो डिफरेंट कंपनी के लॉज आपको मिलेंगे, लाइक ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले किसी कंपनी में काम कर चुके होंगे, किसी की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, तो उनको आपने किस तरह से डील करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। कोई पर्सन अगर आपको मिलता है ट्रेडिंग का, जो ट्रेडिंग कर रहा हो, तो आपने उससे एक बात करनी है कि भाई ट्रेडिंग तो है ही हराम। सिंपल। कैसे? आप पूछो ट्रेडिंग क्या होती है। ग्राफ की बेस पर आप पैसों को देख रहे हैं, आप इमेजिनरी करेंसीज बाय कर रहे हैं। यू आर बाइंग इमेजिनरी करेंसीज जिनका एक्चुअल में कोई वजूद नहीं है। कभी कैसीनो गए हैं? मैं बताता हूँ एफएलपी वालों को, हौसला रखें। कभी कैसीनो का नाम सुने? कैसीनो किसको बोलते हैं? कैसीनो क्या होता है पता है? जो बाहर जुए के अड्डे होते हैं बाहर के गोरों के मुल्क में, उन्होंने कुछ गेम्स रखी हुई होती है और वहां पर वो पैसे देते हैं और कुछ टोकन्स लेते हैं उनसे। कुछ टोकन्स लेते हैं जो उनकी करेंसीज होती हैं। ठीक है? वो करेंसीज अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो बेट लगाते हैं, वो जुआ लगाते हैं कि यार ये काम ऐसे होगा तो मैं इतने टोकन इस पे लगाता हूँ। अगर वो जीतेगा तो वो टोकन उसको सारों के मिल जाएंगे, अगर वो हारेगा तो वो टोकन भी उसके चले जाएंगे जो कि उसने पैसों से लिए। एज इट इज, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप एक इमेजिनरी करेंसी बाय करते हैं और उसके बाद आप बेट लगाते हैं उस चीज के ऊपर कि हाँ ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर वो ऊपर जाता है और आप कहते हैं कि ऊपर जाएगा, तो आप, इसका मतलब है शर्त जीत चुके हैं और वो पैसा आपको मिल जाता है। अब मुझे बताएं, बेट इस्लाम में हराम है या हलाल है? बेट इस्लाम में हलाल है कि हराम है? शर्त लगाना हलाल है कि हराम है? जुआ लगाना हलाल है कि हराम है? बेट है, जुए को बोलते हैं। वन एक्स बेट का नाम सुने? सबसे मशहूर ट्रेडिंग बेट, हमारे पास सबसे मशहूर ट्रेडिंग ऐप है वन एक्स बेट, जो कि मुसलसल तो हलाल हराम है, जिसका नाम ही बेट है भाई। जुआ शर्त हराम है इस्लाम में और इलीगल है मुकम्मल तौर पर, तो ट्रेडिंग कैसे हलाल होगी? ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर बताना, प्रिडिक्शन करना। उनके अलावा किसी को नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होना है। कोई इंसान फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और अल्लाह ने इस चीज को सख्त नापसंद फरमाया है कि कोई भी इंसान प्रिडिक्ट भी करे, फ्यूचर भी बताए और पैसा भी ले इस चीज का, कि भाई मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, उसका पैसा ले रहा है वो इंसान फ्यूचर बताने का। कितनी सख्त नापसंद किया गया बेट को, किस कदर नापसंद किया गया बेट को। अब तो ये बेट नहीं है, ये ट्रेडिंग बेट नहीं है। डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, बट इन कंडीशन में ट्रेडिंग हल आता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मेन सर फैसल ने जो एग्जाम्पल दिया, लोगों को पता है
कुरान में अगर आप नशे की चीजें देखें या बाकी जितनी भी चीजों के लिए आपको मना किया गया है तो उनके ऊपर आप लोगों को इशारा किया है, ठीक है, ना कि पूरी गहराई में बात की। आप देखें नशे में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके लिए नशे की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके लिए आप सूद की देख लें, सूद कई तरह के सूद आते हैं लेकिन उसकी मेन डेफिनेशन है। अब इसकी चीजों के अकॉर्डिंग हर एक चीज के ऊपर इशारा किया गया है, ठीक है। तो आप देखें कि अब ये चीजें हलाल है या हराम है, समझदार को इशारा काफी है। और जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट में इसमें भी नेटवर्किंग हराम है, मैं कहता हूँ मुझे दलील दे कुरान से, मैं तो दे रहा हूँ ना, कोई मुझे ऐसे दलील दे, कोई एक बंदा भाई नहीं है। वो वही लोग बोलते हैं जो खुद कुछ करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैंने ऐसे आपको ही है, शुरू में सेशन के स्टार्ट में एक बात की, गधों से दूर रहना। गधों के जो खुद अंदर भी कुछ नहीं करेंगे आपको भी कुछ नहीं करने करने देंगे। देंगे, गधों के बिल्कुल अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी होगी, इतने नेगेटिव होंगे कि उनके घर वालों का भी दिल करता होगा उनको घर से निकाल दें, वो सही इस बात कदर है। नेगेटिव होंगे। तो जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं करना होता उन्होंने आपको भी नहीं करने देना, तो गधों से दूर रहना। ठीक है, हाँ मैं बता और रहा था कि एक ट्रेडिंग। और चीज, सर सॉरी आपकी बात काटता हूँ, एक और चीज, आप लोग अपनी टीम के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ बहन भाइयों की तरह रहा करें, ठीक है। आप लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता अपने डाउनलाइन के साथ, ये सबसे बुरी चीज है। अब फैसल सर मेरे डाउनलाइन है, हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे दो भाई हैं, और शुरू से ऐसे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही ऐसे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करो कि अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। और अगर एक दूसरे को ग्रो करते हुए देख के अपना पेट पकड़ोगे कभी भी कामयाब नहीं होगे। अगर दूसरे का अच्छा चाहोगे अल्लाह तुम्हारा अच्छा खुद ही कर देगा, ठीक है। तो फाइनली ये फितरत लाओ अपने अंदर और कंटिन्यू। ओके, मैं ये बता रहा था कि किन कंडीशंस के अंदर ट्रेडिंग हलाल होती है। ट्रेडिंग हलाल सिर्फ उस सूरत में होती है जब आप रियल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब रियल बिजनेस जिस वक्त हो रहा है, रियल बिजनेस के अंदर आप शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट के। अब स्टॉक मार्केट में जो आप चीज खरीद रहे हैं ना, वो जो शेयर खरीद रहे हैं वो रियल बिजनेसेस के शेयर खरीद रहे हैं, वो रियल कंपनी से खरीद रहे हैं, वो इमेजिनरी शेयर्स नहीं है, वो इमेजिनरी करेंसीज नहीं है, वो बिटकॉइंस वगैरह नहीं है, वो कंपनीज हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनीज बैठी हुई है जो काम कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, जो कुछ बेच रही है, जो कोई सर्विस दे रही है, दे आर कंपनीज। आप स्टॉक मार्केट खोले, वहां को आपको बेशुमार कंपनीज मिलेंगी। अब शेयर क्या होता है, कंपनी के मुकम्मल इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है शेयर। एक वैल्यू निकाली होती है कि यार 1 रुपए का एक शेयर है या 10 रुपए का एक शेयर है, उनकी एक वैल्यू होती है जो कि उस मुकम्मल कंपनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसका एक पार्ट है। 1 रुपए का शेयर है या 10 रुपए का शेयर है, आप वो शेयर खरीदते हैं, इट मीन कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पर जो शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती है ना, वो कंपनी के प्रोग्रेस पर होती है, कंपनी के बिजनेस पर होती है, ना कि ग्राफ पर होती है। पहली बात, वहां पर जो कंपनी की वैल्यूज बढ़ रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, वो ग्राफ की बेस पर नहीं हो रही, वो कंपनी की प्रोग्रेस की बेस पर हो रही है, कंपनी के काम करने की बेस पर हो रही है। वहां पर आप जुआ नहीं लगा रहे, आप प्रिडिक्शन नहीं करें कि मैं यहाँ पर शेयर्स खरीद रहा हूँ कंपनी के, ये ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, वहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, आपका पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, और अगर कंपनी आपके पैसे को इस्तेमाल करके कंपनी फायदे में जा रही है तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने उसमें की थी उसका आपका प्रॉफिट बन जाता है। और वह कंपनी में जिसमें आपकी वैल्यू बढ़ती है, वहां पर बिजनेस हो रहा है, वहां पर इमेजिनरी ऊपर नीचे नहीं जा रहा ग्राफ, वहां पर बिजनेस हो रहा है, वो कुछ बेच रहे हैं, या तो वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या वो कंपनी लॉस में जाएगी। अगर लॉस में जाएगी तो डेफिनेटली दूसरों की तरह आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका पैसा जाया होगा। और अगर वो कंपनी फायदा कर रही है, बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट में जाती है, तो आपने भी क्योंकि उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको फायदा होगा। ये एक इन्वेस्टर की मिसाल है, ईएसपी मॉडल में जो मैं समझाता हूँ। इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर की मिसाल है, जिसका पैसा आपके लिए काम करता है। बट उन कंडीशंस में जब बिजनेस हो रहा हो, ना कि ग्राफ की बेस पर, ना कि इमेजिनरी करेंसी की बेस पर, दोनों चीजों में फर्क होता है। और ये बेस्ट तरीका है एक ट्रेडिंग करने वाले इंसान को समझाने का, और उसके बावजूद वो के वो नहीं 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 ट्रेडिंग हलाल है, नहीं नहीं ट्रेडिंग सही होती है, ट्रेडिंग में तो बड़ा पैसा है, तो उसको कहना भाई आपको आपका हलाल पैसा मुबारक। दैट्स इट। वो लोग वैसे मानते नहीं है ये कभी भी चीज नहीं तो मानते, देखी है। और उन लोगों को अपना मरना भी भूल चुका होता है ऐसे लोगों को। उनको बस अल्लाह ऐसे सुनाओ। लोगों को हिदायत दे। मैं कह रहा हूँ जो बंदा ऐसा मिले हाँ, ना, उसकी ऐसी ऐसी लिटिलिटी करो ना तो उसको लग समझ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अली सर,
क्वेश्चन आया, इसके आप आंसर दीजिए। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? इसका पूरा क्वेश्चन तो नहीं आया। फरा मैम, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, मुझे आपको क्वेश्चन पूरा नहीं मिला। सिर्फ 2 मिले हुए हैं, तो वो आए तो आप उसकी जिम्मेदारी होती है नेटवर्क मार्केटिंग का नाम है। इस बात को अगर आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो मैं करूंगा। समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, ओके, आ गया। सर, मैंने सुना है कि जो पर्सन आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट बाय करता है, अगर उसके रेफरेंस से कोई ज्वाइन ना करे, तो वो ऐसे आप उसके जिम्मेदार हो। अब मुझे एक बात बताएं, आप उसके जिम्मेदार कैसे हो? मैं आपको समझाता हूँ, इसका आंसर मैं खुद ही दूंगा। जब आप किसी को प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, देखिए, जो एक इंसान प्रोडक्ट बाय कर रहा है ना कोई, तो वो इंसान प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का लाइसेंस भी बाय कर रहा है। वो इंसान वो चीज बाय कर रहा है कि वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है। और जब कोई इंसान डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, वो अपनी जिम्मेदारी से बनता है, अपने फैसले से बनता है। जो भी इंसान आपके साथ ज्वाइन कर रहा है ना, वो अपने डिसीजन से बन रहा है, आप उसको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा रहे, पहली बात। जो भी इंसान आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, वो अपनी मर्जी से बन रहा है, आप उसको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा रहे, उसका अपना फैसला उसमें शामिल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई इंसान ज्वाइन कर जाता है, अगर आपने किसी का सर्विस बाय कर ली, इसकी एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं जे डॉट का मालिक हूँ। ठीक है, मैं जे डॉट का मालिक हूँ। कोई बंदा मेरे पास आ रहा है मेरी ब्रांच खरीदने के लिए, वो कह रहा है मुझे अपना बिजनेस दो, मुझे अपना नाम दो। मैं उसको अपने ब्रांच सेल कर देता हूँ, मैं अपना बिजनेस उसको दे देता हूँ, आप वहां पर फलानी जगह पर मेरी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। अब वहां जाकर उसकी ब्रांच ना चले, उसकी प्रोडक्ट ना बिके, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे बताएं। मैंने तो एक ऐड दिया कि भाई, अगर कोई मेरा ब्रांच खरीदना चाहता है, कोई जगह ओपन करना चाहता है, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, तो मेरे से खरीदो, मेरे से राब्ता करो। मैंने उसको बताया कि भाई, इस तरह उसका रेट है, अगर आप खरीदना चाहोगे तो आप खरीद सकते हो। बिजनेस में तो रिस्क है ना भाई। बिजनेस में कब ये कहते हैं कि आपको 100% प्रॉफिट होगा? अगर हमें यही पता हो कि भाई हमें होना ही प्रॉफिट है, नुकसान का तो है ही कुछ नहीं, वो सूट होता है, वो तो बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस तो रिस्क है। तो आप जब खरीद रहे हो ना, आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, आपको समझाना, आपको बताना हमारा फर्ज है, आपको बताना, आपको सिखाना, आपको चीजें प्रोवाइड करना हमारा फर्ज है। अगर उसके बावजूद है कि इंसान काम ना करे, या उसके पास कोई ग्राहक ना आए, या उसको नुकसान हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होता है, हम नहीं हो सकते। अच्छा, अभी एक पर्सन ने मैसेज किया कि अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन ना करे तो फिर क्या करें। मैम इसके ऊपर अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पे इस टाइम पे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, हर एक चीज हो रही है, आप लोगों को सिखाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पे कल ओपनिंग सेरेमनी है, जिससे काफी सारी एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रमोशंस होंगी, जिसका फायदा आप सबको होने वाला है। ठीक है, जिसको देख के आप लोगों के साथ पर्सन ज्वाइन होने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग कहें कि ये मुश्किल है, तो मेरा ख्याल है आपको ये काम छोड़ देना सर, चाहिए। अब बड़े देखिए, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। बताते आप हैं। ये काम नहीं कर सकते। देखिए, अब एक चीज है, अगर एक चीज, सारी फैसिलिटी जो आपको मिल रही है वो बाकी सबको भी मिल रही है, जो सेशन आपको मिल रहे हैं वो बाकी सबको मिल रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो बाकी सबको मिल रही है, जो सेम फैसिलिटीज आपके पास है वही साल के बाकी सबके पास है, और उनको रिजल्ट आ रहा है, उससे आपको नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि इसमें सिस्टम की गलती नहीं है। अगर किसी को भी नहीं आ रहा होता तो सिस्टम गलत होता। एक रेसिपी है, वो आप सबको सिखाई जा रही है। अब उस रेसिपी को कोई बंदा सही तरीके से इंप्लीमेंट करता है, कोई बंदा नमक तेज कर देता है, कोई मिर्चें तेज कर देता है। अगर उसके नमक या मिर्चें तेज होने से रेसिपी गलत नहीं हो जाती, क्योंकि बाकियों को तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बाकियों का तो काम चल रहा है, लेकिन अगर किसी एक का नहीं चल रहा ना, तो उसके करने में कहीं कमी है, कोई बिल्कुल। खामी है। ये चीज होता है कि इंसान उसको ढूंढे, उसको दूर करे। अगर एक आपके काम करने में कोई खामी है ना, तो आपको उसको ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि आखिर कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। उस गलती को ढूंढें, उस गलती को तलाश करके उसको दूर करें। उसको जब तक आप अपने गलतियों से सीखेंगे नहीं और उनको अपनी सही चीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आता। और सबसे मेन चीज, जब आप वर्किंग करते हैं ना, अगर आप दिल लगा के वर्किंग कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, अगर आपको एक ऑब्जेक्शन पड़ा है, दो पड़े हैं, तीन पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इन ऑब्जेक्शन से अगर आप लोग कुछ सीख नहीं रहे तो आपका फायदा नहीं है। मेरा ख्याल, अगर एक पर्सन वर्किंग कर रहा है,
ठीक है, अगर उसको ऑब्जेक्शंस पढ़ रहे हैं तो उन ऑब्जेक्शन से उसको सीखना चाहिए मैंने कहाँ पे गलती की और मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वो खुद को रख सकता है कि अगर मैंने किसी के साथ ट्रेनिंग ले लिया, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे जरूरत है, मैंने ऑनलाइन काम करना है, अगर उसको जरूरत थी देन ही वो आपकी ट्रेनिंग लेगा ना। ऐसे तो कोई नहीं लेता ना, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। ट्रेनिंग ले रहा है, डेफिनेटली उसको जरूरत है, वो करना चाहता है, और वो क्यों नहीं कर रहा, कोई ना कोई गलती की है आपको। ठीक है, अगर आप लोग वो गलती खुद से सोचेंगे और उसको खुद से दूर करेंगे कि अगर उसकी जगह मैं होता, ठीक है, आप खुद को ठहराए और ये गलती मेरे से होती तो किस तरीके से मैं इस गलती को सही कर सकता हूँ, या किस तरीके से मैं सेटिस्फाई हो जाता कि मैं ज्वाइन कर लेता ये बिजनेस। आपको जब तक ये नहीं सोचेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको मैंने फॉलो अप के सेशन के अंदर ये चीज बड़े डिटेल के साथ क्लियर किया है कि आपने क्यों ज्वाइन किया था, रीजन क्या थी। आपने सिस्टम को देखा, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है पैसों की, आपने पैसा कमाना है। सेम आपके प्रोस्पेक्ट के साथ है, उसको जरूरत है, उसने पैसा कमाना है, आपने ज्वाइन किया, उसने नहीं किया। आखिर वो रीजन ढूंढे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी रही आपके बताने में, जो आपके सीनियर ने आपको सही बताया और आपने ज्वाइन किया, और आपने उसको सही तरीके से डिलीवर नहीं किया कि आप वो चीज नहीं पिक कर सका आपकी। अपनी गलती ढूंढे, अपनी खामी ढूंढे, वो बॉन्ड ढूंढे कि जहां पे आप उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सके, या उसका आप पे ट्रस्ट नहीं था, क्या मिस्टेक रही आपसे। उस मिस्टेक को ढूंढ के दूर करेंगे ना, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। सर, एफएलपी का स्टार्ट करें। सब लोग एफएलपी का बात कर रहे हैं जरूरी है। जी, इसी सेशन में स्कूल जरूरी है। एफएलपी सभी बोल रहे हैं सर, एफएलपी के पर्सन को कैसे डील करें, इसका आंसर लाजमी होना चाहिए, सिखाएं सबको। अच्छा, एफएलपी का आप लोग सीखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, सिखाते हैं। सर इधर उधर हम्म, आगे, बस ठीक है। ठीक है, ठीक है। एफएलपी का आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने एफएलपी का सीखना है, ठीक है। तो एफएलपी को अगर आप किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं या किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो जो सबसे पर्सन पहले छोड़ कर आए हैं, पहले उनकी बात करें। जो जो वहां से पर्सन छोड़ कर आए हैं, वहां से छोड़ के आए हैं। जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या छोड़ कर आए हैं, उनको कैसे डील करना, उसके बाद अगली बात करें। अच्छा अच्छा, मतलब जो 2cc अमाउंट देख के देख के आए हैं या टीसीसी करने के बाद छोड़ दिया उन्होंने, उनको कैसे डील करना। ठीक हो गया। एक पर्सन जो 2cc अमाउंट देख रहा है, डेफिनेटली 1.5 लाख की अमाउंट है, ठीक है, उसको कैसे डील करना है। और एक वो पर्सन जो 1.5 लाख वहां पे लगा चुका है, उसको कैसे डील करना है। ये दोनों सिचुएशंस काफी डिफिकल्ट है और इन दोनों सिचुएशंस को आप लोगों को बड़े डिफरेंट फेसेस से गुजर के हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक वो पर्सन जो ट्रेनिंग देख चुका है, जो 1.5 लाख अमाउंट या 1,30,000 1,20,000 जितनी भी अमाउंट है, अगर वो देख चुका है, उसको कैसे आपने डिलीवर करना है, सबसे इजी सा फंडा है। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप स्टार्टिंग एफएलपी के पर्सन से कर रहे हैं, जो पर्सन ट्रेनिंग ले चुका है एफएलपी की, उसके सामने कभी भी एफएलपी की बुराई ना करिएगा। जो पर्सन एफएलपी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन किसी वजह से या उसके पास पैसे कम थे, वो ज्वाइन नहीं कर पाया, उस पर्सन के सामने जब आप बुराई करेंगे ना, और आपके पास इतने स्किल्स नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है एफएलपी के अकॉर्डिंग, तो आप उस पर्सन को कभी भी अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो सिंपल सादा पैटर्न है मेरे लिए, मेरे पास इस टाइम, कि आप लोग न्यू हैं और पहली बार एफएलपी को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, वहां की अमाउंट देख चुके हैं लेकिन उनके साथ ज्वाइन नहीं हुए, किस तरीके से उनको अपने साथ ज्वाइन करवाया जाए, उन पर्सन को स्पेशली आप लोग कॉल पे लेके अपने साथ, ठीक है, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करें कि एफएलपी एक माशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको नहीं मिली। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको नहीं मिला। ठीक है, ये सारी चीजें पहले उसके साथ आपको करनी पड़ेंगी, उसके साथ अपना ट्रस्ट, अपना बॉन्ड, और ये सारी चीजें जब तक बिल्ड नहीं होगी तब तक आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसके दुख में बराबर के शरीक होंगे तो ये चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ यार, पर्सन सही कह रहा है और मेरा फायदा ही था इसमें बट मैं नहीं कर पाया, तो आप उसको वहां पे दिलासा भी दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर्सन को सिंपल एक चीज कहनी है, ये नहीं करना, काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, ग्रोवे का प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। आपने उस पर्सन को सिंपल और सादा यही कहना है कि सर, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और मैं आपको दूं
जो बिल्कुल एफएलपी जैसी ही हो, सेम टू सेम वैसी ही हो। और अगर मैं चेक सेलिब्रेशन, टूर्स और बाकी रिवॉर्ड्स की बात करूं, इवन इनकम की बात करूं, इवन डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम की बात करूं, तो वो भी वहां पे ज्यादा है। और अगर मैं वहां पे ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करूं, तो वो भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी के एफएलपी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। डेफिनेटली जो पर्सन 2सीसी नहीं कर पाया, अब एफएलपी में क्या होता है, पर्सन हाँ 1 सीसी से भी करवा देते हैं, मतलब 60,000 अगर किसी के पास है उससे ले लेते हैं। क्योंकि अगर उसने वहां पे ज्वाइन नहीं किया तो उसके पास ये 60 भी नहीं था, तो आप उसको 1 लाख पे अगर ग्लोबल पे करना चाहते हो तो 1 लाख पे 50,000 ये तो अपने माइंड से निकाल दो। अगर कोई लीडर है उसको कर सकते हो, लेकिन ऐसा पर्सन अपने माइंड से निकाल दो। उस टाइम पे एक सादा सी सिचुएशन फिट बैठती है कि आपको उस पर्सन को क्वेश्चन पूछना है कि सर, एक इंसान जो है वो हमेशा अपने पास पर्सनल सेविंग्स रखता है, ठीक है, जो अपने खुशी या अपने गमी के टाइम पे यूज करने के लिए वो सेव करता है, ठीक है। हर कोई रखता है, चल कुछ पैसे रखता है अपने लिए कि मैं ये अपने उस मुश्किल टाइम में लगाऊंगा अपने पर। तो आपके पास कितनी पर्सनल सेविंग्स है? आपने वो उससे क्वेश्चन करा, आपको बताएगा मेरे पास 10 है, 20 है, मेरे पास 30 है, जितना भी हो वो आपको बताएगा, ठीक है। अब वो जब आपको वो पर्सनल सेविंग्स का बताएगा, उसके बाद अगर आप उसको उसकी पर्सनल सेविंग के मुताबिक पैकेज बता के उसी टाइम अमाउंट पकड़ लेंगे। क्लोजिंग का मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने अर्जेंसी का बताया था, अर्जेंसी क्रिएट करके कोई ना कोई हाइट क्रिएट करके, और वो अपने मुंह से बोल चुका होगा कि मेरे पास इस टाइम पे इतनी अमाउंट है। आपने पर्सनल सेविंग का पूछा, ठीक है, और इतने खुल्लम खुल्ला पूछ लेना कि भाई अभी कितनी पड़ी है तेरे पास, वो आपको बता देगा मेरे पास 15,000 में पड़े हैं। आप उसको 12,500 के साथ बड़े आराम से उसी टाइम अमाउंट पकड़ के ज्वाइन करवा सकते हैं। और इस सिचुएशन पे या इस तरीके से अगर आप क्लोज करते हो, मैं कहता हूँ 80% चांसेस है आपको रिजल्ट आने के। वो क्यों? क्योंकि 20% ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पे झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो कंगाल होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे मास्टर, ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं होता। तो 80% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास होता है। कोई कहेगा मेरे पास 15 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा कितना है। आप उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपने साथ ही पैसे पकड़ के ज्वाइन करवा सकते हो, टाइम नहीं देना, ठीक है। और एक वो पर्सन जो कि एफएलपी में ज्वाइन हो चुका है और उसके बाद उसको कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं रख रहा, या उसने वर्किंग छोड़ दिया है, या उसको लगता है कि एफएलपी में वर्किंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एफएलपी में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स आपको जानने चाहिए कि एफएलपी में एग्जैक्टली वर्किंग किस तरीके से हो। आपका अगर आपने किसी को 2सीसी करवाना है तो 2सीसी अमाउंट वहां पे ज्यादा लगती है। अब जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, पैकेज है 1 लाख वाला ग्लोबल में, ठीक है, सबसे बड़ा पैकेज 1 लाख वाला पैकेज है। और सर फैसल जो है वो कहें कि 1,20,000 का पैकेज है आप लोगों को, तो गलत है। ये सिचुएशन होती है। और उसके बाद पे आउट की बारी आए, उसके बाद हम लोग कहें कि पे आउट जो है वो आपका टैक्स कट गया, ये हो गया, वो हो गया, जो कि गलत है, जो कि हराम है, जो कि फॉरएवर खुद बना करती है। उसके बाद लीड्स के उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद जूम के उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, जबकि उनसे वर्किंग नहीं हो रही होती, जबकि उनके पास ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही होती। 1.5 लाख से ज्वाइन करने के बाद भी उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए और ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, और उनको एक ही चीज बताई जाती है, उनके माइंड वॉश करके उनको सिखाई जाती है कि ये बिजनेस है, जितना पैसा लगाएंगे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जबकि बदले में उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो उस पर्सन को आपने बड़े तरीके के साथ कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैं पहले यही चाहूंगा कि आप लोग उन पर्सन को टारगेट करें जो पर्सन एफएलपी के, उन पर्सन जो एफएलपी ज्वाइन नहीं कर पाए, जो मैंने पैटर्न अभी बताया है, ठीक है। उन पर्सन पे आप लोग बड़े आराम से वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पर्सन एफएलपी में वर्किंग कर रहे हैं उनको आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान से सबसे पहले कंपेयर करना है, और सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज उनको समझाना है कि आप लोग कौन है, या हम लोग कौन है, इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, हम लोग कौन है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कहलाते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। क्या काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं डिजिटल वे में, यही कर रहे हैं ना। पर्सन ज्वाइन करवा के डिजिटल वे में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। हर किसी की अपनी एक कोई ना कोई मजबूरी है, इस वजह से वो ये काम कर रहा है, ऐसे ही है।
आप लोगों के ड्रीम्स है, मेरे ड्रीम्स है, सर फैसल के ड्रीम है, बाकी सबके ड्रीम्स है, दैट्स व्हाई हम सब ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। अब वो इंसान अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर महीने पैसे लगा रहा है, जबकि 1.5 लाख निकलवाना इतना आसान नहीं है। वो महीने में 200 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहा है, उनमें से 1 पर्सन या 2 पर्सन उसके साथ मुश्किल 1 पर्सन ज्वाइन कर रहा है, और बाकी पर्सन उसके हर महीने क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो उस पर्सन को आपने बताना है कि बिजनेस कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और ड्रीम फुलफिल करने के लिए कर रहे हो। अगर मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूं कि आप मेरे साथ वर्किंग भी करें, स्पेशल टाइम भी ना निकालें, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी कमाएं, और आपका फायदा भी हो, और वो पर्सन जो 2cc नहीं करते आपके साथ, उन पर्सन को आप यहाँ पे ज्वाइन करवा के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर रहे हैं, जो कि पर्सन आपके लिए फजूल है, हर महीने जाया होते हैं, उन पर्सन को आप इस तरीके से उधर कैसे लगा सकते हो, ये मैं आपको ज्वाइन होने के बाद या किस तरीके से आपको उसको बताओ। ठीक है। अगर वो ज्यादा इंसिस्ट करता है तो आप उसको बताओ कि जो पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग लेता है 2cc तक, और 2cc नहीं करता, उसके पास अमाउंट नहीं है, आप उसको एक कॉल के ऊपर क्लोज कर सकते हो। वो मैं करता हूँ। मैंने अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स को वो सिखाया हुआ है, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन जो एफएनपी में वर्किंग कर रहे हैं वो इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। पूरा महीना उन्होंने एफएलपी के ऊपर वर्किंग करनी होती है। जो पर्सन 2cc करता है उसको 2cc करवा दी जाती है, जो पर्सन 2cc नहीं करता एक कॉल, ना इधर की ट्रेनिंग देनी है ना इधर का कुछ और करना है, एक कॉल आधे घंटे की कॉल, उसके अंदर हमने उसको क्लोज कर देना है, और वो पर्सन उठा के इधर कन्वर्ट कर लेना, उसी टाइम उससे पेमेंट पकड़ के इधर ज्वाइन करवा देना। सिंपल। इससे क्या होगा, उस लीडर को प्लानिंग मिल जाएगी कि मैंने शॉर्ट टाइम में ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है। मेरे जो हर महीने के पर्सन जाया होते हैं, वो पर्सन जाया कैसे नहीं होंगे। मैंने जो लीड्स के, मैंने जो जूम के, या मैंने जो बाकी चीजें करनी है हर महीने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो एक्सपेंस और बाकी अपनी पॉकेट मनी या अपने बाकी के अखराजात मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, आप उसको जब ये सोल्यूशन दोगे। ठीक है। अगर तो वो बिजनेस माइंडसेट रखता है तो आप उसको बिजनेस प्लानिंग दे रहे हो मेरे ख्याल से, और 110% उसके ना करने के चांस नहीं है। क्या ख्याल है उसका, इस सिचुएशन के बाद भी वो मना करेगा? क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए, जब भी आप कोई भी अदर कंपनी का पर्सन मिले ना, तो आपके पास अपनी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उनकी कंपनी के वीक पॉइंट्स होने चाहिए। जब बात कंपैरिजन की आ जाती है ना, मोस्ट देखिए, जो भी बात है ना वो ये है कि जब बात कंपैरिजन की आती है ना, और हम किसी अदर कंपनी के पर्सन के साथ मिलते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ना अदर कंपनी के वीक पॉइंट्स का और अपनी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अब एफएलपी के भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो इंसान आपको मिलेगा एफएलपी में ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, ये है वो बहुत बड़ा चढ़ा के करे, तो उसको सिर्फ इतनी सी बात करना कि यार, एफएलपी तो आपको अलाउ ही नहीं करता काम करने के लिए, एफएलपी गलत कंपनी नहीं है। सही है भाई। क्या? एफएलपी वर्किंग नहीं करना चाहता पाकिस्तान के भाई साथ, वो कहते पाकिस्तान हैं आप वर्किंग नहीं करो हमारे साथ। बिल्कुल वो आईडी बैन कर देते हैं। अगर उन्हें पता चले ना, आज मैं एफएलपी में वर्किंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एफएलपी को पता चल गया कि मैं पाकिस्तान से, मेरी आईडी बैन, इन लोगों डायरेक्टली को बैन। पे आउट नहीं मिलते, और ये लोग लोगों को पागल बना रहे हैं। हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कितना नुकसान हो रहा है, आप लोग देखो। एक छोटी सी अमाउंट नहीं है ये 2cc की, और ये हर महीने पता नहीं कितने रुपए और प्रोडक्ट खा जाते हैं, कितनों के पे आउट्स खा रहे हैं, उनको पे आउट्स नहीं आते, उनको प्रोडक्ट्स नहीं आते। और स्टार्टिंग आप किसी लीडर से बात करेंगे ना, आपको अगर एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मसला नहीं है, लेकिन आपने उसके सामने फैक्ट्स खोल के रख दिए, एक सच खोल के रख दिया, आपके साथ वो ज्वाइन नहीं कर रहा, नहीं करेगा। क्यों? उसको ख्वाब ही इतने बड़े बड़े दिखाए होते हैं। फिर बाद में जब वो देखता है ना इसको पड़े उधर से लितर, फिर वो खुद ही उसी मुंह से आता है। मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, जब उधर से लितर पड़ते हैं फिर आ जाते हैं, सर जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ इतने का स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया। मेरे उस टाइम पे मैं हंसता हूँ बैठ के कि यार, उस टाइम पे जब मैंने आप लोगों को कहा था आपने मेरी नहीं सुनी, अब आप लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ठीक है। तो ये लोग ऐसे होते हैं।
ऐसा ही है ना। देखिए, आपको जब उधर के वीक पॉइंट्स का पता है ना, तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख सकते हैं। आप कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले तो एफएलपी तो काम ही नहीं करना चाहता फॉरएवर में। उन्होंने आपका लिंक ही ब्लॉक कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का सर्वर ही ब्लॉक कर दिया, इस वजह से कि भाई वो कहते हैं हम हमारे साथ काम नहीं करो, हमारी जान छोड़ो। मतलब एक अंग्रेजों की कंपनी जो आपको इतना तक इस हद तक जलील कर रही है कि वो आपका सर्वर ही ब्लॉक कर देंगे, भाई आप हमारे साथ काम नहीं करो, जान छोड़ो। और उसके बावजूद तुम उनके तरले मार रहे हो काम करने के लिए कि भाई हमें करवा लो, हमें रख लो। इतने गिर गए हो यार, इतनी गिर गई है वैल्यू। मतलब सर्वर ब्लॉक है, वीपीएन लगा के वहां पे आइडिया बना रहे हैं अपने आप को दुबई का करके कि भाई हम तो दुबई के रहसी, हम तो दुबई में रहते हैं, पता सबको है। और सबसे मेन चीज इस टाइम पे एफएलपी जो है वो इसराइल के साथ वर्किंग कर रहा है, फलस्तीन और बाकी काफी सारे यहाँ पे सिटीज से जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। फिर तो भी हमें, फलस्तीन को नहीं, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है सॉरी, FLP। हाँ, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, और फलस्तीन को उसने खत्म कर दिया, बाकी भी काफी सारे मुसलमान ममालिकों को उसने बैन कर दिया है, ब्लॉक लिस्टेड कर दिया है। और ये लोग पिछले 8 महीने से फलस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारा कुछ देख रहे हैं, फिर भी इन लोगों को गैरत नहीं आ रही। तो इवन ये ऑप्शन हमने थोड़े दिनों पहले देखे हैं, हमारी भी आईडीज हैं, नहीं क्योंकि हम पता। लोग एफएलपी में वर्किंग अच्छे लेवल पे कर चुके हैं, हम लोग नहीं करते वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं अच्छे लेवल पे छोड़ चुका हूँ। लोग कहते हैं हम ड्रीम लेवल के ड्रीम्स देखते हैं, हम ड्रीम लेवल को लात मार के आए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कंपनी में काम कर रहे हैं। हम हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। कमा लेंगे, थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन हलाल का कमाएंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे या फिर बिल्कुल। किसी को खवार नहीं करेंगे। बिल्कुल। इस बात पे हमें फख्र है और खुशी भी है। हम दूसरों को बड़े झूठे ख्वाब दिखाकर उनके उनके ख्वाबों का पैसा नहीं खा सकते। बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। दूसरी चीज ये है जो मैं आपको बता रहा था एक्सप्लेनेशन में, एक तो इसराइल के साथ वर्किंग करी पहले 2021 के अंदर, वहां पर पाकिस्तानी सॉरी मिडल ईस्ट में कम से कम भी मेरे ख्याल से 8 या 10 कंट्रीज हुआ करती थी मुस्लिम ममालिक की, और फलस्तीन हुआ करता था उनमें। जबकि अब खत्म हो चुका है और वहां पे फलस्तीन की जगह इसराइल लिखा आ रहा है। और इसराइल में सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है इस वक्त उनका इसराइल पे। बिल्कुल। बकायदा सपोर्ट जा रही है एफएलपी से इसराइल को। तो उसके बावजूद अगर वहां पे काम करें तो बेगैरत है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। आप में गैरत मर चुकी है, सो चुकी है, क्या जवाब दोगे कल को मरने के बाद? अगर एफएलपी की, इसके ऊपर मैं एक ही लाइन कहूंगा, अगर एफएलपी की अर्निंग से, इनको पता है ये, और उसके इसका बाद ये एफएलपी प्रूफ में वर्किंग करते हैं और उस अर्निंग से ये जो खाएंगे, डेफिनेटली ये उन मुसलमानों का जो वहां पे मर रहे हैं उनका गोश्त और उनका खून पिएंगे। मेरे पास उसका प्रूफ बस पड़ा बात हुआ है। खत्म। प्रूफ की टेंशन नहीं लें आप। आप एफएलपी लोगों की को प्रूफ मिल जाएगा। आईडी ओपन करें, आईडी ओपन करके वहां पे रीजन में जाएं, मिडल ईस्ट का रीजन सेलेक्ट करें, वहां पे आपको कंट्रीज नजर आ जाएंगी। अगर बिल्कुल। आपको चाहिए मैं आपको निकाल के दे दूंगा, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास उसका। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अब बात जब कंपैरिजन की आती है तो कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हैं कि भाई सबसे पहली बात, फॉरएवर के अंदर आपको पैसिव इनकम किन कंडीशंस में मिलती है। फॉरएवर में आपको पैसिव इनकम सिर्फ इस कंडीशन में मिलती है कि आप अपना फोर्सेस से एक्टिव करें, एक्टिव क्वालिफिकेशन करें। वो कब होती है? जब आप हर महीने वहां पर एक सीसी की शॉपिंग करें दोबारा से, और आप 2% डायरेक्ट पर लगाएं, तब जाके आपको पैसिव इनकम मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। ये झूठ बोला जाता है, पहले आपको नहीं बताया जाता। ये बात आपको तब पता चलती है जब आपको 5-6 महीने गुजर जाते हैं वहां पर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो यहाँ पे फर्क, वहां पर आपको हर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 2 मंथ्स का टाइम मिलता है, सिर्फ 2 मंथ्स का। उन 2 मंथ्स के अंदर आपको अपना लेवल करना होता है, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, पहली मंथ की मेहनत सारी जाया। चौथा मंथ स्टार्ट हुआ, दूसरे मंथ की मेहनत सारी जाया। पांचवा मंथ स्टार्ट हुआ, तीसरे मंथ की मेहनत जाया। आपको सिर्फ 2 महीने मिलेंगे, आपके जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे पिछली मेहनत वेस्ट होती जाएगी। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक लेवल क्वालिफाई करना है, चाहे आप एक दिन में करें, एक महीने में करें, एक साल में करें, आपकी पिछली मेहनत जाया नहीं होगी। वहां पर एक लेवल क्वालिफाई करना आपके लिए अजाब है। आपको 25% इनकम, डायरेक्ट इनकम दी जाती है एएस लेवल के ऊपर, जो बताई जाती है, जो कि एक्चुअल में 17% या 18% भी नहीं होती जो आपको मिलती है। 1,25,000 का 25% निकाले कितना बनता है? 1,25,000 अमाउंट है ना, 1,30,000 अमाउंट है, उसमें से सिर्फ 1 लाख अगर 25% निकालें तो 25,000 बनना चाहिए। जबकि 1,30,000 अमाउंट के ऊपर 2सीसी की आपको कितना मिलता है? 21,000 या 22,000 रुपए एएस लेवल पर। आप सुपरवाइजर लेवल पे आपको 25,000 रुपए मिलता है। एएम लेवल के ऊपर आपको मिलता है, सॉरी, 32,000 रुपए मिलता है। मैनेजर लेवल के ऊपर आपको 38,000 रुपए मिलता है। या मैं आपको टोटल अमाउंट बता रहा हूँ। अब मैनेजर लेवल तक जाते जाते आपको 6 महीने जो उनके बताने वक्त होता है ना, वो 6 साल होता है एक्चुअल में। बिल्कुल। ज्यादा 3 से 4 साल आपको लगने ही लगेंगे।
सबसे मेन टूल्स है। आपको 4 साल लगने ही लगने हैं, 3 से 4 साल, 6 महीने में कोई मैनेजर नहीं बनता। जब वो अपने सुपरवाइजर के बाद एक्टिव क्वालिफिकेशन कर करके पैसे लगा के मैनेजर तक पहुंचते हैं ना, तब जाके उनको 4% और सॉरी 40% डायरेक्ट इनकम और 6% इनडायरेक्ट इनकम मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले ही लेवल से वो मिलती है। ग्लोबल ग्लोबल में पहले ही दिन से आपको 40% डायरेक्ट इनकम और 6% इंडायरेक्ट इनकम मिलती है, चाहे आपने 1 लाख वाले पैकेज से ज्वाइन किया हो, चाहे आपने 12,000 वाले पैकेज। अगर 12,500 वाले पैकेज से भी ज्वाइन किया, तब भी आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद मिलती है। और मैनेजर बनने के लिए वहां कम से कम भी आपको 8 से 10 करोड़ की सेल देनी पड़ती है, तब जाके आप मैनेजर बनते हैं। और 8 से 10 करोड़ में कम से कम भी 10-15 लाख आपका अपना पर्सनल होता है, शॉपिंग कर करके। कम कह रहे हैं आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 25 सीसी दरकार होता है। 25 सीसी मतलब आपको 13 पर्सन की नीड होती है। मैं थोड़ा गहराई में जाऊंगा, ठीक है। 13 पर्सन की अब आपको नीड है, ठीक है। और 2 महीने के अंदर आपने 13 पर्सन को ज्वाइन करवाना है, मतलब 13 पर्सन से आपने 2 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए निकलवाना, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब ये सुपरवाइजर करते 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 आपको 8 महीने या 1 साल हो गया, ठीक है, जिसमें आपने जितना कमाया उतना आपने इन्वेस्ट कर दिया। किस सूरत में? लीड्स की सूरत में, जोन की सूरत में, या टैक्सेस की सूरत में, हर वो सूरत जो और आपके सबसे बड़ी ऊपर जो काम वहां पर प्रॉब्लम है वो क्या है कि आए दिन रेट बढ़ रहे होते हैं, आए दिन टैक्सेस बढ़ रहे होते हैं, आपको अपनी जेब से वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल मैं जिसको सुपरवाइजर कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसिव इनकम लेने के लिए बार बार शॉपिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। मुझे ये जब पता लगा कि मेरे पिछले सीसीज आया होंगे, मुझे इतना गुस्सा आया इस बात सुन के कि यार ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, धोखा दिया मुझे। लेकिन क्या कर रहा था यार, मेहनत की। उस वक्त अमाउंट बढ़ती जा रही थी, एक एक बंदे के लिए मैंने 15-15, एक एक बंदे के 2 सीसी के ऊपर 15-15 हजार रुपए लगाए मैंने, कि मेरे पिछले सीसी वेस्ट ना हो जाए, मेरी पिछली सारी मेहनत जाया ना हो जाए, सिर्फ सुपरवाइजर बनने के लिए। पागल हो गया था मैं, दिन रात एक किया, मेहनत की, और और क्यों ये ख्वाब पिछली था, मेहनत जाया हो। ये ख्वाब था कि सुपरवाइजर के बाद बाद मेरे मुझे पैसे पैसिव इनकम वापस आ, मेरी पैसिव इनकम आएगी। और मजे की चीज अब मैं आपको बताता हूँ, सुपरवाइजर के बाद जो पैसिव इनकम आती है आपकी टीम में, अगर फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर के बाद ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 40, 50 लोग भी हैं, अगर आप सुपरवाइजर, तो ज्यादा से ज्यादा जो सीसी डल रहे हैं मेरे ख्याल से 20, 25 या 30 सर सीसी आप डल रहे बहुत हैं। ज्यादा बता रहे हैं, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, 10 सुन पे रहे नहीं हैं? डलते। ठीक है, ये सीसी डलेंगे और आपने करनी है एक्टिव क्वालिफिकेशन, जो कि आपको पड़ेगी 1 सीसी की, ठीक है। मतलब 50,000 दोबारा मतलब शॉपिंग करनी है। 50-60 हजार की आपने शॉपिंग करनी है, और जितने की पैसिव इनकम नहीं पड़ रही। 5,000 रुपए एक पर्सन से मिलेगा आपको पैसिव इनकम में। आप मुझे बताओ, आप अपना फायदा कर रहे हो और ये मैनेजर तक आपको करना है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं ड्रीम लेवल, ये यहाँ से अर्निंग है। मैनेजर के बाद जो अगले फंड खुलते हैं वो चीजें तो फिर हमारे साथ नहीं है। खुदा की कसम, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने मैनेजर्स को तड़पते देखा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना सर फैसल से भी ज्यादा, मैंने मैनेजर्स को तड़पते देखा है अपनी आंखों के सामने, जिस तरह मछली नहीं तड़पती बगैर पानी के। और ये लोग कहते हैं हमारे पास बड़ा पैसा है, ये है वो है। ये पैसा पता कैसे बनाते हैं? आप लोगों को पता है ये पैसा कैसे बनाते हैं? ये लोग पैसा जो है ना वो गलत तरीके से बनाते हैं। लोगों के पैसे खा के, लोगों के पे आउट्स खा के, लोगों से ज्यादा 2 सीसी के पैसे लेके, ठीक है, लीड्स के नाम पे ज्यादा पैसे लेके, इस तरह के ये गलत काम करके ये लोग पैसा बनाते हैं। अदरवाइज इनके पास पैसा नहीं होता, इनके इतने पे आउट्स नहीं होते, और ये लोग इतने काबिल नहीं होते। और लोगों से 1 सीसी की अमाउंट खा के, खास तौर पे। आओ। ओके, तो ये लोग मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि जिन लोगों के पास 2 सीसी की अमाउंट ही होती है, उनसे 1 सीसी की अमाउंट ले लेते हैं। फॉरएवर में मुझे बताएं कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 1 सीसी की अमाउंट लेके उनको वर्किंग ज्वाइन करवाएं? कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? कोई एक बंदा मुझे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में ये बात लिखी हुई बता दे, मैं उसको मान चुका। मेरे पास पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट पड़ी हुई है, पीडीएफ पड़ी हुई है। मैं बात बिना दलील के नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर आप 1 सीसी की अमाउंट ले लेते हैं, 5-6 महीने उस बंदे को खपाते हैं, उसके बाद उसको अपनी, जो आपको जबरदस्ती खरीदनी पड़ती है वहां से प्रोडक्ट एक्टिव क्वालिफिकेशन करने के लिए, आपको मजबूरन खरीदनी पड़ती है, वो उनके मत्थे थोप देते हैं। सारा कुछ किया हुआ मैंने, सारा कुछ किया। चार कल साल रात मुझे एक पर्सन का मैसेज आया, चार वो साल किया मैंने। अलमुफ्लिहून की टीम से भी, काफी सारे पर्सन को अगर पता हो यहाँ पे अलमुफ्लिहून का, तो उस पर्सन के साथ पता क्या होगा, उस पर्सन को ज्वाइन करवाया गया 1,30,000 पे उसने ज्वाइन किया। उसके मामा पापा नहीं है, यतीम लड़की है, मेरी टीम से ग्रोवे में है, मेरे साथ वर्किंग कर रही है।
ठीक है, तो वो काफी देर से वर्किंग नहीं कर रही थी, तो मैंने उसे मैसेज किया, तो उसने मुझे बताया सर मेरे साथ एफएमपी में ये सारा सिनेरियो। अब उसने 2cc किया, ठीक है, और वो वर्किंग कर रही है, उससे कहा जा रहा है कि आप इस चीज के पैसे दो, इस चीज के पैसे दो, इस चीज के पैसे दो, तो उससे नहीं दिए जा रहे डेफिनेटली उसने उधारने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बना उसके साथ, इस पर्सन को जो प्रोडक्ट पहुंचाई गई है 1cc की प्रोडक्ट, जो कि उसके मैनेजर ने अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए की है, और उनके पॉइंट भी 1000 हो रहे हैं, जबकि 2cc में 2000 पॉइंट होते और बहुत से लोग हैं वो हैं, तो और वो बेचारी रो रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ऑर्डर ही क्या नहीं करे वो, मुझे डलवाते, बताओ। ऑर्डर ही नहीं डलवाते, उनके ऑर्डर्स ही प्लेस नहीं करते और पैसे खा जाते हैं। खैर, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे डिटेल कभी वीडियो बात आएगी करेंगे इंशाल्लाह। डिटेल में, और काफी मजा आया होगा। आई थिंक आप लोगों को इसके रिव्यूज अपने सीनियर्स को जरूर दीजिएगा, और हम तक सीनियर्स लाजमी पहुंचाइएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बात करेंगे, अभी थोड़ा बिजी है, ठीक है। बाकी काफी मजा आया आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल भी इंशाल्लाह हम लोग लाइव आएंगे, और इसी तरह आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, और काफी मजा आएगा, और काफी नॉलेज भी देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और अपनी वर्किंग पे फोकस करें, और जो लोग आ सकते हैं कल साहिवाल, तो वो टाइम पे आ जाए, ठीक है। लाजमी आइएगा, लाजमी, लाजमी। ठीक है। ये बिजनेस के आपके बूस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।